तो प्रकृति परीक्षण में वात प्रकृति आती है, पित्त प्रकृति आती है, कफ प्रकृति आती है, वात पित्त प्रकृति आती है, पित्त कफ प्रकृति आती है ना। तो प्रकृति परीक्षण में जो पैरामीटर्स लिए गए हैं प्रकृति परीक्षण के लिए, तो वो आज हम देखेंगे और कुछ एक 50% तक हम हमारी प्रकृति को निश्चित कर पाएंगे। जैसे एक जो कॉलम है उसमें लिखेंगे लक्षण, उसमें लिखेंगे लक्षण। दूसरा जो कॉलम है उसमें लिखेंगे वात, तीसरा जो कॉलम है उसमें लिखेंगे पित्त, और चौथा जो कॉलम है उसमें लिखेंगे कफ। ऐसे चार कॉलम आपको करने हैं, ठीक है। आपको नजर आ रहा है, दिख रहा है, देखो यहां पर, ठीक है। यहां से कैसे मैं भी दिखता हूं और ये बोर्ड भी दिखता है, ठीक है। लक्षण में फिर वात, पित्त और कफ, ओके। तो पहला पैरामीटर लेते हैं शरीर का परीक्षण, शरीर का परीक्षण। तो पहले इसमें छोटा आकार या दुर्बल, छोटा आकार, शरीर का आकार कैसे होगा, छोटा आकार होगा। पित्त में क्या, पित्त प्रकृति है तो मध्यम आकार, और कफ प्रकृति है तो लंबा और बलिष्ठ, यानी उसकी हाइट भी अच्छी रहेगी और उसका बल जो है वो भी अच्छा रहेगा। हम देख रहे हैं लक्षण में शरीर का परीक्षण, वात प्रकृति में कैसे रहेगा, छोटा शरीर रहेगा, पित्त प्रकृति में मध्यम शरीर रहेगा, और कफ प्रकृति में लंबा और बलिष्ठ, यानी उसका बल अच्छा रहेगा। अब लक्षण में लेते हैं बाल के प्रकार, बाल के प्रकार। अब वायु प्रकृति है तो उसके जो बाल हैं वो शुष्क रहेंगे और घुंघराले रहेंगे, शुष्क, ड्राइनेस रहेगा। और ऐसे क्या बोलते हैं उसको, जो बाल ऐसे होते हैं ना, कुरड़े केस है ना, मराठी में उसको बोलते हैं कुरड़े केस। तो वैसे इसमें रहेंगे, हाँ कुरड़े केस। वात प्रकृति में वैसे रहेंगे। पित्त प्रकृति में बाल बहुत मुलायम रहेंगे, छोटे और मध्यम रहेंगे, ज्यादा लंबे भी नहीं रहेंगे, छोटे और मध्यम रहेंगे, है ना। जैसे कि बहुत बार ऐसे होता है कि मैं भी आयुर्वेद पंचकर्म में बालों का ट्रीटमेंट कराता हूं, और प्रकृति परीक्षण अगर ना किया जाए और मेडिसिन दिया जाए तो उसमें फिर फेल्यूर्स आते हैं। जैसे कि अगर पित्त प्रकृति है और हम उनके बाल घने करने के लिए दवा दे रहे हैं, तो मूल प्रकृति पित्त प्रकृति होने के कारण उनमें बाल घने नहीं होंगे, ठीक है, या फिर बहुत लंबे नहीं होंगे, है ना। और जिनका पित्त प्रकृति रहता है उनके बालों का कलर भी जो है वो थोड़ा उनके बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं, जिनकी प्रकृति पित्त प्रकृति रहती है जल्दी सफेद हो जाते हैं। अगर प्रकृति परीक्षण में हमने पहचान लिया कि इनकी प्रकृति पित्त प्रकृति है, तो फिर हमें ट्रीटमेंट करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर कफ प्रकृति का पेशेंट आ गया, उसमें कुछ दोष है और हम चाहते हैं कि ये इसमें सुधार हो, तो मेडिसिन देने से उसमें बहुत अच्छा सुधार हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ट्रीटमेंट को प्रकृति का सपोर्ट मिलता है। बहुत बार प्रैक्टिस में रिजल्ट क्यों नहीं मिल पाते, इसी कारण नहीं मिल पाते कि मेडिसिन तो बहुत अच्छी रहती, डॉक्टर है ना, डॉक्टर का डायग्नोसिस भी करीबन 90% बहुत अच्छा रहता, लेकिन प्रकृति परीक्षण न करने के कारण है ना, डॉक्टर उसमें फंस जाता है और फिर एक्सपेक्ट करता है कि इस पेशेंट में मुझे रिजल्ट आ जाए। लेकिन 1 महीना जब वो पेशेंट ट्रीटमेंट ले लेता है तो उसमें रिजल्ट नहीं आता, पेशेंट भी नाराज हो जाता है, डॉक्टर भी नाराज हो जाता है। लेकिन ये समझ नहीं पाते कि अरे ये तो वात प्रकृति का पेशेंट है, पित्त प्रकृति का पेशेंट है, इसमें कितना भी हम मेडिसिन देंगे तो इस पेशेंट में इतना सुधार नहीं होगा। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं और बोलते हैं
डॉक्टर साहब हमने 5 जगह से ट्रीटमेंट लिया लेकिन बालों के लिए कोई फायदा नहीं हो रहा है, या फिर अन्य बहुत सारे कंप्लेंट्स लेकर आते हैं कि इसके लिए बहुत सारे तेल हमने यूज किए लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो इस बात के लिए प्रकृति परीक्षण प्रैक्टिस में बहुत अहम बात हो जाती है, महत्वपूर्ण बात हो जाती है। अभी कफ प्रकृति के अगर पेशेंट है तो उनके जो बाल है वो घने घुंघराले यानी इनमें भी थोड़े से घुंघराले हो सकते हैं और चिकने बाल रहते हैं, यानी उनका जो बालों की जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी अच्छी क्वालिटी होती है ना। ऐसे हाथ लगाने के बाद में ही ऐसे लगता है कि अरे ये बहुत अच्छी क्वालिटी, और हाथ लगाने के बाद में पता चल जाता है कि बालों की क्वालिटी क्या है। ओके, अब त्वचा, नहीं तो बालों के लिए लोग कितना कुछ नहीं करते, हेयर इम्प्लांटेशन करते हैं, हेयर इम्प्लांटेशन, लेकिन वो हेयर इम्प्लांटेशन भी कुछ ज्यादा दिन तक ठीक नहीं रहता और है ना, बहुत खर्चा करते हैं, बहुत उपचार करते हैं, लेकिन फिर भी फायदा नहीं होता। तो उसमें अगर पहले ही प्रकृति परीक्षण कर ले तो सबसे अच्छा फायदा कफ प्रकृति वाले को होता है मेडिसिन का बालों के लिए। नंबर 2 पे पित्त प्रकृति वाले और नंबर 3 पे वात प्रकृति वाले। वात प्रकृति वालों में बहुत ज्यादा हेयर फॉल्स रहता है, नए बाल बहुत कम आते हैं और ज्यादा लंबे बाल नहीं रह पाते। कितना भी कुछ कोशिश करे, कितनी भी मेडिसिन खाए, कुछ भी करे, कौन सी भी व्याधि का ट्रीटमेंट करे, लेकिन लंबे बाल नहीं रहते। हम है ना, माता और बहनें टीवी में देख लेती है कि अरे इतने इतने लंबे बाल है ना, वो जीवी चावला ऐड करती, और कौन सा तेल है वो, कुछ आंवला तेल है वो, है ना, केश किंग वगैरह, इतना कुछ पेपर में हम पढ़ते हैं कि इतने सारे बालों के तेल आ रहे हैं, ठीक है। तो वो सब यूज करके देखते हैं और मूल में अगर देखा जाए तो इनकी प्रकृति वात प्रकृति होने के कारण से वो उतना यूज नहीं हो पाता। यूज होता है, फायदा होता है, लेकिन फायदा 20-30% तक हो जाता है, इससे ज्यादा फायदा नहीं हो पाता जितना हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि इतना फायदा होना चाहिए। जैसे वो फोटो में दिखाते हैं ना, एक माता खड़ी है या एक बहन खड़ी है और उसके लंबे लंबे बाल है ना, कमर से भी नीचे जा रहे हैं, और वो जो यूज करने वाले जो पेशेंट होते हैं या फिर जो लोग होते हैं वो भी ऐसा ही एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा ही हमारा भी होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, ठीक है। तो क्या दोष दवा में है? एक्चुअल में दोष दवा में नहीं रहता है, मूल प्रकृति परीक्षण न होने के कारण हम प्रॉपरली ये डिसाइड नहीं कर पाते कि ये मेडिसिन देने से इसमें फायदा होगा या नहीं होगा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब त्वचा जो है वात पेशेंट की, वात प्रकृति के व्यक्ति की त्वचा वो रूखी रहेंगी, रुक्ष रहेंगी और खुरदरी रहेंगी, रुक्ष त्वचा रहेंगी, यानी रफनेस रहेगा त्वचा में, मुलायम त्वचा नहीं रहेंगी, ठीक है। वही पित्त प्रकृति में मुलायम और लालिमा, मुलायम रहेंगी और उस त्वचा पर लालिमा रहेंगी, लालिमा। यानी ये जो लोग होते हैं पित्त प्रकृति के, जब भी धूप में खड़े हो जाते हैं तो ऐसे उनकी पूरे लाल पड़ जाते हैं वो, ठीक है, त्वचा का कलर एकदम से चेंज हो जाता है। तो समझ लेना कि उनमें थोड़ा सा पित्त प्रकृति का उसमें समझना चाहिए। और कफ प्रकृति वाले की जो त्वचा है वो बड़ी रहती और सुंदर रहती। अब कफ प्रकृति वाले जो है वो, वात प्रकृति वाले जो है वो कार्श्य वर्ण के रहते हैं, यानी उनका जो वर्ण है वो थोड़ा सावला रहता है। पित्त प्रकृति वालों में थोड़ा सा सावला और गोरा इसमें मिक्स रहता है, और कफ प्रकृति वाले जो रहते हैं वो गोरी त्वचा के रहते हैं और उनकी त्वचा जो है उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है और सुंदर रहती है, ठीक है। अब मानसिक स्थिति, ये वात प्रकृति वाले जो होते हैं इनकी मानसिक स्थिति, यानी ये जल्दबाजी में ज्यादा होते हैं वात प्रकृति वाले, यानी इनमें कोई भी काम करने की जल्दबाजी रहती है, जल्दी रहती है ना, समय भी है इनके पास, है ना, तो भी ये जल्दी चलो जल्दी निपटाना है, ऐसे करेंगे। पित्त प्रकृति वाले जो है
उनमें मानसिक स्थिति है वो वैचारिक क्षमता कंपैरेटिवली ज्यादा रहती है वात प्रकृति से। तो ये वैचारिक क्षमता वाले रहते हैं पित्त प्रकृति वाले, और ये बड़े महत्वाकांक्षी रहते हैं। ठीक है, महत्वाकांक्षी यानी इनको बहुत इच्छाएं रहती है, उसकी पूर्तता हो इसके लिए इनका बड़ा आग्रह भी रहता है पित्त प्रकृति वालों का। अब आगे कफ प्रकृति वाले जो होते हैं वो धैर्यवान होते हैं और स्थिर बुद्धि के होते हैं। ठीक है, जो करना है वो बड़े आराम से करना है, खुशी के साथ करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है, लेकिन पूरा काम बहुत अच्छे से करेंगे, उसमें कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, उसमें कोई गलती नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति रहती है, स्थिर और धैर्य युक्त मन ऐसा रहता है कफ प्रकृति वालों में, स्थिर और धैर्य युक्त मन ये इनमें रहता है। ते शेवटचा भाग दिसत नाहीये बोर्डचा। हा खालचा आहे, हा साइडचा इकडे हा इकडे इकडचा नाही सर तिकडचा, हा इकडचा। ठीक आहे, तसं तर कव्हर होत आहे ते, पण त्याच्यावर लाईट वगैरे पडत असेल त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम येत असेल। ओके सर मी केलं, झूम केलं सर। ठीक है, ओके। अभी अगला जो लक्षण है वो स्मृति है। स्मृति तो जो वात प्रकृति वाले होते हैं वो जल्दी ध्यान में रखते हैं और जल्दी भूल जाते हैं, यानी उनके जल्दी ध्यान में आ जाता है और फिर जल्दी भूल जाते हैं। याद भी जल्दी रहता है, भूलते भी जल्दी है। तो जल्दी याद करके जल्दी भूलना, जल्दी याद करके जल्दी भूल जाना, ऐसी इनकी प्रकृति होती है, ऐसे इनका नेचर होता है। ठीक है, अब जो पित्त प्रकृति वाले होते हैं वो सामान्य याददाश्त रहती है उनमें, यानी बहुत ज्यादा भूलते नहीं है, सामान्य स्मृति इसमें रहती है पित्त प्रकृति वालों में। ठीक है, सामान्य स्मृति। और ये जो कफ प्रकृति वाले होते हैं ये लंबे समय तक ध्यान में रख पाते हैं, है ना। इनमें स्मृति जो है वो बहुत अच्छी रहती है, इनको ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, दो चार बार पढ़ना नहीं पड़ता, एक दो बार पढ़ लिया बस हो गया, ऐसे रहते हैं कफ प्रकृति वाले। अब मैं ये मिटाता हूं ताकि क्योंकि नीचे जाऊंगा तो आप देख नहीं पाएंगे फिर, और फिर सिम्टम्स में हम देखेंगे। अब चाल यानी चलना, वात प्रकृति वालों का जो चलना होता है वो बहुत ही गतिशील होता है। ठीक है, तेज चलते हैं, ये तेज चलना। पित्त प्रकृति वाले जो होते हैं वो मध्यम गति से चलते हैं, यानी ज्यादा तेज भी नहीं और ज्यादा धीमा भी नहीं, ऐसे चलते हैं। और कफ प्रकृति वाले जो होते हैं वो मंद होते हैं और धीरे धीरे चलते हैं, मंद गति से चलते हैं कफ प्रकृति वाले पेशेंट या फिर लोग। लक्षण है तनाव में प्रतिक्रिया, तनाव में प्रतिक्रिया, तनाव में प्रतिक्रिया कैसी होती है? वात प्रकृति वालों की जो प्रतिक्रिया होती है वो घबराहट से पूर्ण होती है और अधिक चिंतादायक होती है। घबराहट, किसका चालू है मोबाइल? बंद कर दो, बंद कर दो। हाँ, घबराहट और अधिक चिंता रहती है इसमें, अधिक चिंता वात प्रकृति के व्यक्तियों में। पित्त प्रकृति के व्यक्ति जो रहते हैं उनमें बहुत क्रोध और उत्तेजित होना, ये बहुत क्रोधित होते हैं, छोटी छोटी बात पर क्रोधित होते हैं, और उत्तेजित भी बहुत ज्यादा होते हैं ये पित्त प्रकृति वाले, है ना। छोटी बात पर क्रोध आ जाता है, बहुत जल्दी आ जाता है, ऐसे होते हैं पित्त प्रकृति वाले। और पित्त प्रकृति में जैसे क्रोध आने के बाद में
एक बार आने के बाद में वो शांत भी नहीं होता जल्दी। जैसे वात प्रकृति में भी क्रोध आता है, लेकिन ये लोग बहुत जल्दी शांत हो जाते हैं। क्रोध भी जल्दी आता है, शांत भी जल्दी होते हैं। और क्रोध जो है, जैसे बोलते हैं ना हिंदी में कि क्रोध जो है वो पानी के ऊपर, सरफेस के ऊपर लाठी मारो और वो जो उसकी जो ये होता है ना इंप्रेशन, जब तक रहता है तब तक क्रोध रहना चाहिए। ऐसे अध्यात्म में बोला जाता है कि क्रोध अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए, अधिक समय तक हम क्रोध में नहीं रहने चाहिए। उसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि क्रोध में ज्यादा रहने से व्यक्ति की जो विवेक शक्ति होती है, यानी सच और झूठ को भेद करने की जो बुद्धि होती है, वो व्यक्ति की बुद्धि करीबन 0 हो जाती है क्रोध में। ज्यादा क्रोध करेंगे तो, या क्रोध को ज्यादा समय तक रखेंगे तो। इसलिए आज मैं आपको भी थोड़ा सा शास्त्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं कि वैसे तो डे टू डे लाइफ में हर किसी को क्रोध आता है, हर किसी में चिड़चिड़ापन है। अभी लॉकडाउन के कारण तो बहुत ज्यादा है, बच्चे घर पे हैं तो उसके कारण और ज्यादा है। तो एक बात ध्यान में रखना, अगर क्रोध आए तो फिर जल्दी तुरंत उस क्रोध को कम करने की कोशिश करें, क्योंकि क्रोध धारणीय वेगों में आता है। पहले तो क्रोध नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आ जाता है तो फिर उसे अधिक समय तक अपने दिमाग में न रहने दे, प्रयत्नपूर्वक। ठीक है, तुरंत। और क्रोध में बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्या बोलते हैं इसका हमें ही ध्यान नहीं रहता है। इसलिए और एक उपचार कर सकते हैं, मौनम सर्वार्थ साधनम। जब भी क्रोध आ जाए तो एक तो कम बोले, नहीं तो बोले नहीं, बिल्कुल शांत रहे। क्योंकि वो जो एपिसोड है वो अगर 5-10 मिनट का एपिसोड है आपका क्रोध, तो 10 मिनट तक अगर आप शांत रहते हैं तो क्रोध आने के बाद में बोलने से होने वाला उपद्रव, उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट, उससे हम बच जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इतना समझाने के बावजूद भी अगर पित्त प्रकृति का व्यक्ति है तो वो क्रोध से ज्यादा, यानी क्रोध से बच नहीं पाएगा, ज्यादा समय तक उसे क्रोध रहेगा और वो कोशिश भी करेगा कि मैं क्रोध से छुटकारा पाऊं। लेकिन कंपैरेटिवली ये जो 2 प्रकृति के लोग होते हैं, वात और कफ प्रकृति के लोग, इनसे अगर हम कंपेयर करेंगे तो वात पित्त प्रकृति के व्यक्ति का क्रोध जल्दी ठंडा नहीं होगा। ठीक है, ये बात थोड़ी ध्यान में रखें, व्यवहारिक है, इसलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा समय लिया। असहज और अधीर, ये जो कफ प्रकृति के जो पेशेंट होते हैं इनमें जानकारी है असहज, एक्चुअल अधीर लिखा है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक होंगी, और धीरज। कफ प्रकृति के पेशेंट में जैसे सामने वाला झगड़ रहा है, सामने वाला क्रोधित हो रहा है, लेकिन जो व्यक्ति है वो शांत है, बस सुन रहा है वो कि क्या हो रहा है। जैसे मेरा एक मित्र है, मेरा एक क्लासमेट है, BMS डॉक्टर, जब मैं डॉक्टर की पढ़ रहा था तब मेरे साथ था, संदीप उसका नाम है। एक वेडिंग एनिवर्सरी थी उसकी, तब मैंने फोन किया उसके मिसेस को और मैंने कहा कि क्या हमारा मित्र कैसा है, क्या बोल रहा है। बोले तुम्हारे मित्र कुछ बोलते नहीं, बहुत बड़े शांत स्वभाव के हैं। मैंने बोला कभी झगड़ा नहीं करते? बोले अभी क्या कहूं मैं आपसे, मुझे तो ऐसा लगता है मैं भगवान से मिन्नतें करती हूं कि कभी तो भी ये एक बार तो भी झगड़ा करे, एक बार तो भी झगड़ा करे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं। मैंने बोला है ना, तो उनको बोला मैंने भाभी जी, हाँ बोली, हाँ ठीक है। तो भाभी जी, मैंने बोला भाभी जी आप ये क्या मांग रहे हैं भगवान से, है ना। तो बोले मुझे गुस्सा आता है, मैं इतना इनके ऊपर गुस्सा करती हूं और मैं चाहती हूं कि ये कुछ ना कुछ मुझे रिप्लाई करे।
लेकिन ये रिप्लाई नहीं करते, इसलिए मुझे और ज्यादा गुस्सा आता है। कोई इनके ऊपर कुछ कह देता है लेकिन फिर भी ये शांत ही रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अभी मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही है, ऐसे व्यक्ति आपको ढूंढने से बहुत कम मिलेंगे और वो कठोर प्रकृति के होते हैं। उनमें धीरज बहुत ज्यादा होता है, यानी आश्चर्य होता है कि ये इतना कैसे सहन कर सकते हैं, है ना। कोई कुछ बोलने पर ये कैसा सहन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे, अभी आप बोलेंगे कि सर आपकी प्रकृति क्या है, तो मेरी प्रकृति जो है वो थोड़ी कफच प्रकृति बहुत कम है मुझमें पित्त और वात प्रकृति ज्यादा है मेरी, यानी पित्त सबसे ज्यादा है, उससे कम फिर वात है और सबसे कम है मुझमें कफ। ठीक है, तो पित्त मुझमें ज्यादा है, मैं बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता हूं और मेरा क्रोध जल्दी से जाता भी नहीं है। छोटी छोटी बातों पर मैं क्रोधित होता हूं, यानी अभी पहले से बहुत मैंने मैनेज किया खुद को, क्योंकि मैं साथ में योग भी करता हूं, थोड़ा मेडिटेशन भी करता हूं, और जो भी ये सिलेबस है इसमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि जिससे हमारी समझ, अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ती है। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, टीचिंग दे रहा हूं, तो कुछ दिनों के बाद में आपको भी ऐसा महसूस होगा कि सर पहले से हमारी समझ अभी बढ़ गई है। पहले घर में छोटी छोटी बात के लिए झगड़ा होता था, हम कुछ बात को समझ में नहीं लेते थे, तो अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी हमें ऐसा लग रहा है कि हम समझ पा रहे हैं जीवन को। तो इस कारण से अभी बहुत कुछ सुधार गए 10 से 15 साल में मुझमें मैंने किया है, लेकिन फिर भी प्रकृति, मूल प्रकृति होने के कारण वो हम छोड़ नहीं पाते। ठीक है, बहुत से लोग, अभी मेरी मिसेस ही, मेरी जो वाइफ है, वो मुझे बोलती है आप इतना योग करते हैं, आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इतना अच्छा समझाते हैं, क्या आपको समझ में नहीं आता ये सब बातें? मैंने बोला मुझे सब कुछ समझ में आता है, ये ठीक है, लेकिन क्या करूं, मेरी प्रकृति ही, मूल प्रकृति, उसमें अधिकतम पित्त है, इसलिए मैं यानी सोच के भी, समझ के भी रोक नहीं पाता। तो ये किसका खेल है? ये प्रकृति का खेल है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसके ऊपर ज्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है, बस आप अपनी प्रकृति को एक बार डायग्नोज कर लीजिए और फिर ये समझ लीजिए कि मैं कितना भी बात को समझूं, मैं कितना भी नॉलेज ले लूं, कितना भी कुछ करूं, लेकिन मूल प्रकृति, मां के गर्भ में जो प्रकृति बनती है वो मेरी मूल प्रकृति है, और वो प्रकृति मेरी पित्तज होने के कारण से या फिर थोड़ी वातज होने के कारण से मेरे व्यवहार में ये सब बातें ऐसी होती है। और इसके लिए, यानी इस बात के लिए मुझे अपने से कोई कंप्लेंट नहीं है। ठीक है, नहीं तो लोग हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं, डॉक्टर साहब मैं इतना कुछ करता हूं लेकिन फिर भी ऐसे हो ही जाता है ना। बोलते हैं ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। अभी आपको भी मैं कुछ कुछ बातें बहुत समझाऊंगा, लेकिन आप समझेंगे सही, लेकिन अनुकरण में कुछ उल्टा ही कर देंगे। अब ये तो मैं समझ लूंगा, लेकिन घर वाले क्या बोलेंगे, अरे तू इतना मेडिकल पढ़ रहा है, इतना तुझे पढ़ाया जा रहा है, तुझे समझ में नहीं आता। तो ये खेल सब प्रकृति का होता है, कितना भी, हाँ, समझाने से बहुत कुछ फर्क आता है व्यक्ति में, स्वभाव में बहुत कुछ फर्क आता है, लेकिन आप ऐसा कभी एक्सपेक्ट मत करें, ऐसा कभी आप अपेक्षित न करें कि इसमें 100% चेंज आ जाएगा। खासकर जिन्होंने शादी की है उनके लिए मैं ये सलाह दे रहा हूं। जिन्होंने शादी की, एक पत्नी अपने पति को बहुत समझाती है, समझा समझा के वो परेशान हो जाती है, लेकिन उसकी समझ में ये आ जाता है कि मेरा पति कितना भी समझा समझता ही नहीं, और वो पूरा उसका लाइफ समझाते समझाते चले जा रहा है। तो उसने ये समझना चाहिए कि समझाने की एक लिमिट होती है, वहां तक समझाना है, और आगे खेल फिर पूरा प्रकृति का होगा। ये पहले डिसाइड कर ले, निश्चित कर ले, है ना। हो सकता है कोई कफ प्रकृति वाला व्यक्ति क्रोध करने लगे, कफ प्रकृति वाला व्यक्ति क्रोध करने लगे,
उस व्यक्ति को अगर हम समझाते हैं तो उसमें 100% चेंज आ जाता है, पूरा चेंज आ जाता है उसमें। फिर बोला जाता है अरे क्या डॉक्टर है, क्या समझाने की ताकत है, बस इन्होंने समझाया और ये तो बस उन्होंने क्रोध करना ही छोड़ दिया। एक्चुअल में इस बात को समझना चाहिए कि मूल प्रकृति में भी वो समझ होनी चाहिए। कब प्रकृति के व्यक्ति में समझ रहती है? सबसे ज्यादा रहती है। पित्त प्रकृति वालों में मध्यम तरह की रहती है और वात प्रकृति वालों में बहुत कम समझ रहती है, यानी समझा समझा के परेशान हो जाते हैं फिर भी समझ नहीं पाते हैं। ऐसे ये और अधीर रहते हैं, है ना, कुछ भी बात करनी है तो धीरज बिल्कुल नहीं रहता है, ऐसे ये वात प्रकृति वाले होते हैं। तो अभी जो मैं बता रहा हूं तो आपको अपनी प्रकृति डायग्नोज करनी है ना। इतना कुछ मैं बता रहा हूं तो आपको भी थोड़ा समझ में आ रहा होगा, तो ये तो मुझ में है, ये तो मुझ में है, ये मुझ में नहीं है, तो आप अभी इसमें से डायग्नोज कर पाओगे कि आपकी प्रकृति क्या है। ठीक है, अब निद्रा के बारे में आगे, निद्रा के बारे में, तो निद्रा के बारे में है, वात प्रकृति वालों में हल्की निद्रा रहती है। ठीक है, कोई एक पेशेंट आपके ओपीडी में आ जाता है और बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे 4-5 घंटे की निद्रा आती है। कितने सारे डॉक्टरों को मैंने दिखाया, एलोपैथी में दिखाया, होम्योपैथी में दिखाया, आयुर्वेद में दिखाया, लेकिन मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो उसको हमने फिर अगर इतना दवा खा के भी अगर उसे 4-5 घंटे की नींद है या 4 ही घंटे की नींद है तो समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति की प्रकृति वात प्रकृति हो सकती है, और मूल प्रकृति वात प्रकृति होने के कारण उस व्यक्ति में हम दवा से या उपचार से इतना वो फर्क नहीं ला सकते। हमारी लिमिटेशंस है, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे नेचुरोपैथी हो, चाहे योग हो, सुजोग थेरेपी हो, या कोई भी पैथी हो, एलोपैथी हो, हर एक पैथी की अपनी एक लिमिटेशन है। बस उस लिमिटेशन को हम समझ पाए तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वात प्रकृति के व्यक्ति में हल्की निद्रा रहती है, पित्त प्रकृति वालों में सामान्य निद्रा रहती है, यानी कम भी नहीं रहती और ज्यादा भी नहीं रहती। और ये जो कफ प्रकृति वाले जो होते हैं, ये इनमें निद्रा बहुत गहरी रहती है, गहरी निद्रा रहती है ना। प्राणियों की अगर उपमा दे तो वात प्रकृति के व्यक्ति की निद्रा कुत्ते के समान रहती है, कुत्ते के समान। कुत्ता सोया हुआ है लेकिन थोड़ी भी आवाज आ जाए तो जल्द से ऐसे जागृत हो जाता है। ठीक है, एकदम कुत्ते के समान ऐसी निद्रा होती है। फिर अभी इसको भी कंपेयर कर सकते हैं, है ना, जैसे कि अब पित्त में किसको कंपेयर करेंगे? एक आप एग्जांपल दे दो, अभी जिसको पता होगा वो एग्जांपल दे दो। मुझे ऐसे ही ध्यान में आया कि कुत्ते की निद्रा बहुत ही चंचल होती है ना। वो सोया तो रहता है लेकिन चौकन्ना भी उतना ही रहता है ना। कुछ अगर उसको आवाज आए पट से उठ जाता है, ऐसे लगता है अपने को अरे ये तो सोया हुआ था। अब इसमें अगर हम एग्जाम्पल देना चाहे पित्त प्रकृति में, तो प्राणियों में किसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं? आप एक एग्जाम्पल दे दो अभी। टाइगर। बोलो बोलो। टाइगर। किसका? टाइगर। टाइगर, टाइगर, हाँ टाइगर को इन्होंने देखा होगा। टाइगर को मैंने कभी देखा नहीं है, नींद कैसे लेता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइगर में अटैकिंग नेचर ज्यादा रहता है, इसलिए वो पित्त प्रकृति उसमें ज्यादा रहती है, इसलिए ये हम यहाँ पर ले सकते हैं उसको। ठीक है, और गहरी निद्रा किस प्राणी की रहती है? गहरी निद्रा सबसे एकदम बस उसको है ना हिलाओ, ये एक जगह से दूसरी जगह पर है ना उठा के वहां पे रख दो। हाँ, पांडा। पांडा पांडा नहीं, अपने जो आजू बाजू के जो प्राणी है उसके एग्जाम्पल दे दो। हाँ, आजू बाजू के जो प्राणी है उसके एग्जाम्पल दे दो, जो हमने देखे नहीं है, वो बाकी लोग समझ नहीं पाएंगे फिर। बफेलो।
बफेलो, ये एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, बफेलो, क्योंकि बफेलो की प्रकृति जो है कप प्रकृति रहती है, इसलिए बफेलो का जो दूध है वो गाढ़ा रहता है और पचने में भी बहुत गाढ़ा रहता है। तो यहाँ पर बफेलो भैंस ले सकते हैं। बहुत बार हम बोलते भी हैं, क्या यार भैंस की तरह तू सोता है, इतना जगाने के बाद में भी तू जगता नहीं है, भैंस की तरह तू सोता है, ऐसे बोलते भी है बहुत बार, ठीक है। तो कप प्रकृति वालों में ऐसे। मौसम का प्रभाव है ना, पॉइंट है मौसम का प्रभाव। अब जो वात प्रकृति वाले होते हैं उनमें मौसम का प्रभाव बहुत जल्दी हो जाता है, प्रतिकूलता बहुत उनमें मौसम के प्रति रहती है ना। मौसम बदल गया, इनको सर्दी हो गई, मौसम बदल गया, इनको जुलाब लग गए, मौसम बदल गया, कुछ खा लिया, इनको हो गया प्रॉब्लम। तो ऐसी शिकायत रहती है इनमें, सर्दी का मौसम इनको बहुत प्रतिकूल रहता है, सर्दी का मौसम इनको प्रतिकूल रहता है, यानी इस मौसम में ये ज्यादा बीमार पड़ते हैं। आगे गर्मी का मौसम इनको प्रतिकूल रहता है, जो पित्त वाले रहते हैं वो गर्मी का मौसम इनको ज्यादा प्रतिकूल रहता है। ठीक है। और जो वो कप प्रकृति वाले जो रहते हैं वो सर्दी और वर्षा ऋतु इनको प्रतिकूल रहता है, सर्दी के दिन और वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु यानी ये बरसात का जो रेनी सीजन होता है ये इनको ज्यादा प्रतिकूल रहता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा, मैं जो पहला पॉइंट आपको बता रहा था कि मौसम का प्रभाव वात प्रकृति वाले पर बहुत जल्दी होगा, पित्त प्रकृति वाले पर मध्यम गति से होगा, और इसमें बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है स्वभाव। इसका जो परीक्षण है हम खुद नहीं कर सकते, हमारे जो करीबी होते हैं वो इस बात का परीक्षण कर सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि आपका स्वभाव कैसे है तो आप थोड़ा झूठ भी बोल सकते हैं उसमें, लेकिन जो बाजू वाला है वो आपको रियलाइज करता है आप कैसे बोलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे सोते हैं, कितना सोते हैं, तो उसे पता रहता है। इसलिए मेरे पास जब भी पेशेंट आता है तो मैं पेशेंट को कभी भी नहीं पूछता कि आपका स्वभाव कैसा है, मैं पूछता हूं उनके रिलेटिव्स को कि क्या इनका स्वभाव कैसा है, तो उसमें ऑप्शन में देता हूं। अब स्वभाव में वात प्रकृति जो है उनमें जल्दी जल्दी बोलने वाला और जल्दी परिवर्तित होने वाला स्वभाव रहता है, यानी बहुत चंचल स्वभाव के रहते हैं ये लोग, है ना। जैसे आपको ये वादा करेंगे कि मैं आपको ये वस्तु दूंगा, ये वादा करेंगे, फिर दूसरे दिन ये भूल जाएंगे, भूल यानी बोलेंगे कि मैंने वादा ही नहीं किया था, मैंने तो बोला ही नहीं था आपसे, तो आप झूठ बोल रहे हैं, उल्टा हमें ही झूठा कर देते हैं। ऐसे ये चंचल स्वभाव के वात प्रकृति वाले लोग रहते हैं। ओके। पित्त प्रकृति वाले जो है वो धीरे धीरे बोलने वाले होते हैं और धीरे धीरे परिवर्तन उनमें होता है पित्त प्रकृति वालों में। और कफ प्रकृति वाले का जो स्वभाव है वो स्थिर और परिवर्तित न होने वाला, यानी उसे बोलते हैं व्यवहार में एकवचनी, यानी जो बोलता है ना ये बस करता है, इसने बोल दिया ना बस हो गया। अभी हमारे ही जो मित्र रहते हैं उनमें बहुत सारे लोग हम देखते हैं, हमारे मित्रों में कुछ मित्र ऐसे रहते हैं कि जो बोलते हैं ना वो करते हैं, व्यवहार काल में ऐसा भी बोलते हैं कि देखो इसके कथनी में और इसके करनी में अंतर नहीं, इसकी कथनी और इसकी करनी एक ही है, ये जो बोलेगा ना वही करेगा और जो नहीं बोलेगा वो नहीं करेगा। ऐसे कफ प्रकृति के लोग रहते हैं। वात प्रकृति के लोग इसके विरुद्ध रहते हैं, वो यानी इतने चंचल रहते हैं, वो वचन भी बहुत जल्दी दे देते और वचन तोड़ते भी बहुत जल्दी है, ठीक है, कमिटमेंट भी करते हैं और कमिटमेंट को भूल भी जाते हैं। तो ऐसे वात प्रकृति के पेशेंट रहते हैं। पित्त प्रकृति वाले थोड़े से मध्यम रहते हैं,
यानी कुछ वादे उनको ध्यान में रहते हैं, स्वार्थ जिसमें रहता है, जिसमें उनका स्वार्थ रहता है, वो वादे उनके ध्यान में रहते हैं, और जो सामने वाले का स्वार्थ जिसमें है वो वादे वो भूल जाते हैं। जैसे वात प्रकृति वाला सब कुछ भूल जाएगा, चंचल स्वभाव का रहेगा, लेकिन ये मध्यम प्रकृति के रहते हैं पित्त प्रकृति वाले, इसलिए कुछ तो निभाते हैं और कुछ फिर छोड़ देते हैं, ऐसे रहते हैं पित्त प्रकृति वाले। उनको एक वचनी नहीं बोला जा सकता, कथनी और करनी में अंतर रहता है उनके पित्त प्रकृति वालों के। ठीक है, अगला पॉइंट है भूख। अब ये नीचे मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए मैं मिटा रहा हूं और ऊपर लिखता हूं भूख। अभी जो वात प्रकृति वाले जो होते हैं इनमें भूख अनियमित रहती है, अनियमित रहती है। जैसे 2 दिन इनको समय पर भूख लगेगी, लेकिन अगले 2 या 3 दिन तक ये बोलेंगे अरे यार कुछ भी भूख नहीं है, अब नहीं खाना खाएंगे। ये समय पर कभी खाना नहीं खाते, वात प्रकृति वाले कभी समय पर नहीं खाना खाते। क्यों? क्योंकि इनको भूख ही नहीं लगती समय पर, ये अनियमित रहते हैं भूख में। पित्त प्रकृति वाले जो है इसमें अत्याधिक भूख लगती है, ज्यादा भूख लगती है, अत्याधिक भूख, लेकिन इतनी भूख लगने के बाद में ये खाते बहुत कम है। बहुत बार बोलते हैं अरे भूख लग गई, भूख लग गई, बहुत जोर से भूख लगी और खाई एक रोटी, है ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा। मां बोलती है अरे तुझे तो बहुत भूख लगी थी, लेकिन तूने तो 1-1.5 रोटी खाई। तो ऐसे रहते हैं ये, भूख तो अधिक लगती है लेकिन खा नहीं पाते ज्यादा। कफ प्रकृति वाले जो है इनकी भूख जो है वो सामान्य रहती है, बस ज्यादा भी नहीं रहती और कम भी नहीं रहती, है ना। और ये खाते बहुत अच्छा है, इनकी खाने की जो मात्रा है सामान्य भूख रहती है इनमें, और ये समय पर खाना खाएंगे, सामान्य भूख, और ये समय पर खाना खाएंगे और हजम भी बहुत अच्छे से करेंगे, और इनके खाने की जो मात्रा होती है वो भी अच्छी होती है कंपैरेटिवली वात और पित्त से। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है शरीर के अंग, शरीर के अंग। तो इसमें जो वात प्रकृति वाले होते हैं, उभरी हुई सिराएं या चलने फिरने से कट की आवाज आना। अब उभरी हुई सिराएं यानी ये थोड़े से शरीर से सूखे हुए रहते हैं। अभी मुझे भी थोड़ा सा देखो, ये सिराएं में मेरी आपको दिख रही है, यहां पर सिराएं है ना, जैसे कि बेल्ट बांधने की, है ना, बेल्ट बांधने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वैसे ही सलाइन लगाई जा सकती है, इंजेक्शन लगाया जा सकता है, वैसे ही ब्लड निकाला जा सकता है। अब ये जो कफ प्रकृति वाले रहते हैं ना, इनको ऐसे इतना पकड़ो यहां पर भुजाओं पर, लेकिन फिर भी इनकी जो नसें हैं वो विजिबल नहीं होती, ये कफ प्रकृति वाले रहते हैं। और पित्त प्रकृति वाले मध्यम रहते हैं। अब मेरा जो है वो मध्यम प्रकृति है मेरी। अब पित्त प्रकृति वालों में झाइयां, दांत, रंग काला पड़ना, और वात प्रकृति वाले जो होते हैं इनमें जैसे ऊंचाई तो होती है, शरीर से ऊंचे होते हैं लेकिन सूखे हुए लगते हैं, बांस की जो लकड़ी होती है उसकी तरह। ठीक है, पित्त प्रकृति वाले मध्यम के होते हैं, और कफ प्रकृति वाले बेडौल होते हैं। इनमें थोड़ा सा चर्बी रहती है, इधर से फिर इधर से, है ना, पुट्ठे में इधर से एक चर्बी रहती है। और क्या बोलते हैं कफ प्रकृति वाले, डॉक्टर साहब हम बहुत कम खाते हैं, एक ही रोटी खाते हैं, लेकिन फिर भी वजन बढ़ रहा है। ऐसे बोलने वाले पक्का समझ लेना ये कफ प्रकृति वाले हैं। ये थोड़ा खाते हैं तो बहुत बढ़ता है। और कुछ आपको व्यवहार काल में ऐसे लोग दिखाई देंगे, डॉक्टर साहब ये 4-4 रोटी खाता है लेकिन ये इसके अंग को ही लगती नहीं है, यानी इसका वजन ही नहीं बढ़ता है, कहाँ जा रही है रोटी, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो वात और पित्त प्रकृति वाले होते हैं। ठीक है, तो बहुत बार हम सोचते हैं कि इतना खाता है, इतना मेडिसिन दिया जा रहा है, फिर भी इसका वजन नहीं बढ़ रहा है, तो समझ लेना वहां पर प्रकृति का बाइंडिंग है। और ये बात आपको अगर पहले ही समझ गई तो आने वाले जो पेशेंट हैं हमारे सामने,
उनमें हम कितना रिजल्ट दे पाएंगे, है ना। जैसे कि वेट लॉस के पेशेंट अगर आपके पास आए, उसमें अगर बात प्रकृति का अगर पेशेंट ने वेट गेन किया और वो वेट लॉस करने के लिए आपके पास आया, तो उसका वेट लॉस बहुत जल्दी हो जाएगा। पित्त प्रकृति वालों का वेट लॉस करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कफ प्रकृति वालों का वेट लॉस बहुत बार ऐसे होता है कि 1 साल के बाद में भी नहीं होता है, क्योंकि उनकी मूल प्रकृति कफ प्रकृति रहती है। अब 5 मिनट में मैं आपको एक बात समझाऊंगा कि हमारी जो प्रकृति होती है, या फिर हमारा जो स्वभाव, प्रकृति तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारा जो स्वभाव है 2 तरह का होता है। स्वभाव के बारे में ऊपर मैं बताऊंगा। स्वभाव जो है वो 2 तरह का होता है। मैं एक सवाल इससे पहले आपको पूछूंगा कि क्या हम स्वभाव बदल सकते हैं? हाँ या ना में आपने जवाब देना है, अनम्यूट करके। ठीक है, ये बोल रहे हैं नहीं हो सकता, लेकिन हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आरती बोलिए। ठीक है, बंद कर दीजिए। ठीक है, जिनके बोलने में डिस्टरबेंस आ रहा है वो बंद कर देंगे। तो आपसे अगर मैं पूछूं तो कुछ लोग बोलेंगे स्वभाव में परिवर्तन नहीं हो सकता, कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ स्वभाव में परिवर्तन हो सकता है। मेरा भाई बड़ा क्रोधीला था पहले, लेकिन अभी बड़ा शांत हो गया है। या इससे उल्टा भी हो सकता है कि मेरा भाई पहले बड़ा शांत था डॉक्टर साहब, लेकिन अब क्या हो गया क्या पता, उसकी उम्र 22 की है और अभी बड़ा चिड़चिड़ापन करता है, बड़ा क्रोध करता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ता है। अब पता नहीं क्या हो गया है, मूल में उसका स्वभाव ऐसे नहीं है, लेकिन ये अभी बड़े चेंजेस उसमें आए हैं। तो क्या कारण हो सकता है? ऐसा भी आपको सुनने को मिलता, और कुछ उससे उलट रहता है ना। बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के रहते हैं, बड़े क्रोध करने वाले रहते हैं, और आयु फिर जब 35 की हो जाती है तो फिर बड़े शांत हो जाते हैं, और लोग बोलते हैं बड़े क्रोधीले स्वभाव के थे, है ना। लेकिन अभी ये बहुत शांत हो गए हैं। पहले इतना दारू पिया करते थे। हाँ बोलिए। उष्णता कम के कारण। हाँ वही मैं बता रहा हूं, अभी उसका ही स्पष्टीकरण मैं दूंगा अभी, कि इसमें इस बात को समझने की कोशिश करें कि स्वभाव को बदला जा सकता है, लेकिन कौन सा स्वभाव? एक जो मूल स्वभाव होता है उसमें परिवर्तन नहीं आता। मूल स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता। यह मूल स्वभाव कहां पर बनता है? मां के गर्भ में बनता है ना। वो पहले महीने से लेकर 9 महीने 9 दिन तक जो प्रकृति का निर्माण होता है मां के गर्भ में, ओम में, यूट्रस में, तो उस वक्त जो स्वभाव बनेगा वो पूरी जिंदगी भर कभी नहीं बदलेगा। बोलते कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, ये यहां पर बोलेंगे, ठीक है। और जो जन्म के पश्चात, बोलते जन्म के पश्चात एटमॉस्फियर से या फिर संगति से जो परिणाम शरीर पर आता है, और उससे जो फिर प्रदर्शन होता है, प्रकृति से जो प्रदर्शन होता है, तो वो स्वभाव बदल जाता है। बहुत बार आपने सुना होगा, अरे बाप रे इतना दारू पीते थे, इतना दारू पीते थे, अभी तो संत बन गए, अभी तो पूरा छोड़ दिया, ठीक है। ऐसे आप सुनते होंगे। तो वो जो है वो एटमॉस्फियर से, संगति से, मित्र के संगति में रहने से वो आ जाता है ना। और कुछ कुछ ऐसा रहता है कि जब बच्चा मां के गर्भ में था तो उसके जो पिताजी है वो दारू पी के आते थे, और फिर वो जो अपनी पत्नी है उसको मारते थे, उससे झगड़ा करते थे, और ऐसे ऐसे संस्कार उस गर्भ पर हो गए। फिर जब वो जो
गर्भ का बच्चा है वो जब आगे चलकर बड़ा हुआ तब उसमें पीने की आदत लग गई, और फिर कुछ भी कितनी भी दवा दो, कौन सा भी उपचार करो, छूट नहीं रही है दारू, है ना। इतना नहीं पीता, लेकिन जो थोड़ी सी दारू पीता है वो छोड़ नहीं पाता है। ऐसे हमारे ध्यान में आता है। तो इस बात को समझने की कोशिश करें कि जो मूल है, जब बच्चा पेट में होता है तब उसके ऊपर अच्छे संस्कार करने चाहिए, उसको गर्भ संस्कार कहते हैं। तो गर्भ संस्कार ये मेरा बहुत अहम विषय रहा है, इसके ऊपर मैंने एक किताब भी लिखी है, गर्भ संस्कार के ऊपर, आयुर्वेदीय गर्भ संस्कार के ऊपर मैंने किताब लिखी है। उसका दूसरा एडिशन मैं निकालने जा रहा हूं अभी, उसके ऊपर अभी काम होना है, समय लगेगा उस बात के लिए। लेकिन गर्भ संस्कार अगर ठीक किए जाए तो मूल प्रकृति का स्वभाव सम स्वभाव बनेगा, और जन्म के पश्चात फिर, है ना, एटमॉस्फियर से या फिर संगति से कितने भी कुछ बुरे परिणाम हो वो हम बदल सकते हैं। इसलिए ध्यान में रखें कि स्वभाव को बदला जा सकता है, और दूसरी बात मैं करूंगा कि स्वभाव को बदला नहीं जा सकता। तो जो मूल स्वभाव है उसको नहीं बदला जा सकता, और जो जन्म के पश्चात एटमॉस्फियर से या संगति से आता है उसमें बदलाव हो सकता है, उसकी संभावना है। लेकिन वो डिपेंड करेगा एफर्ट के ऊपर, हमारे परिणाम, हम कितने अच्छे परिणाम कर जैसे ट्रीटमेंट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये भी बदलना, क्योंकि ये भी बदलना कोई आसान बात नहीं है। ठीक है, तो एक स्वभाव की बात मैंने यहां पर कही। यहां पर मैं 5-7 मिनट का समय आपको देता हूं क्वेश्चनिंग के लिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। सर ये जो प्रकृति चेंज कर सकते हैं अपन? क्या प्रकृति जो है, कर सकते क्या? नहीं, हम जिस प्रकृति की बात कर रहे हैं वो मूल गर्भ में की प्रकृति है। हम जिस प्रकृति परीक्षण की बात कर रहे हैं वो प्रकृति मूल प्रकृति की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये मूल प्रकृति हमारी